हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मनोज कुमार वाजपेयी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ा है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, और ये खास तौर पे क्लास 11 के लिए है। लेकिन क्लास 11 क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। अद्वितीय क्यों? क्योंकि इसके बहुत नेचर होते हैं। ये बृहद श्रृंखला में यौगिकों का निर्माण करता है। ये बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बन के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं, जैसे हेलो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। और ज्ञात तत्व, अभी तक जो तत्व ज्ञात हैं उनसे बनने वाले यौगिकों में से लगभग 90% यौगिक कार्बन से बने होते हैं। अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें से जितने भी यौगिक बन सकते हैं उन टोटल यौगिकों का 90% यौगिक जो है वो कार्बन से बना होता है। ठीक है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों का हम रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा में अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक शाखा बनाई गई, ब्रांच बनाई गई, वो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम केवल ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हुआ परिचय आपका। ठीक है। फिर कार्बनिक रसायन का उदय कब से हुआ? देखिएगा, कार्बनिक पदार्थ तो पुरातन काल से ही थे। ठीक है ना। जैसे बसा था, एसिटिक एसिड था, सिरका कहा जाता है जिसे। ठीक है ना। तो बहुत से यौगिक जो थे वो स्टार्च था। तो ये तो प्राचीन काल से ही है, लेकिन इसका रसायन शास्त्रों ने अध्ययन जो है वो किया है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में सबसे पहला इसका अध्ययन किया। और किसने किया? लीमरी ने। लीमरी ने किया। और कब किया? 1675 में। तो सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो है वो लीमरी ने किया 1675 में। और इन्होंने पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत, जहां से जो पदार्थ प्राप्त हो रहा था उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से 3 वर्ग थे? जैसे एक खनिज पदार्थ हो गया आपका, वनस्पति पदार्थ हो गया, और जंतु पदार्थ हो गया। ठीक है ना। तो खनिज पदार्थ कौन थे? जैसे खनिजों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, भूगर्भ से प्राप्त होने वाले पदार्थ, ठीक है ना, चट्टानों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, वो सब किस श्रेणी में रख दिए इन्होंने? खनिज पदार्थों की श्रेणी में रख दिए। फिर दूसरा इन्होंने वर्गीकृत किया है वनस्पति पदार्थ। जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थ थे उन्हें कह दिया गया इन्होंने कि वनस्पति पदार्थ हैं ये। फिर तीसरा वर्गीकरण किया इन्होंने जंतु पदार्थ, मतलब जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते थे उन पदार्थों को जंतु पदार्थ कह दिया। किन्होंने? लीमरी ने। कब? 1675 में। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जो था वो लीमरी ने किया। कब किया? 17वीं शताब्दी में, 1675 में। और उन्होंने पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। मतलब जो पदार्थ का जिस पदार्थ का जो स्रोत था उस पदार्थ को वही नाम दे दिया। खनिज पदार्थ, खनिजों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थ, और जंतु पदार्थ, जंतुओं से प्राप्त होने पदार्थ, उन्हें जंतु पदार्थ की श्रेणी में रख दिया। ठीक है बेटा। तो उसके बाद 18वीं शताब्दी में आए हैं लेवोसियर। लेवोसियर आए कब? 1784 में। और इन्होंने जो पदार्थ ज्ञात थे, जो कार्बनिक यौगिक ज्ञात थे, उनको प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया और ये कह दिया कि जो वनस्पति और जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं पदार्थ, वे सभी यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन तो अवश्य होगा उनमें, कार्बन और हाइड्रोजन तो अवश्य होगा, लेकिन उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि तत्व भी हो सकते हैं। ये बात किसने की बेटा? लेवोसियर ने। कब? 18वीं शताब्दी में, 1784 में।
1784 में लेवोसियर ने बहुत से प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जो वनस्पति और जंतु स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन तो अवश्य होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ उनमें ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है ना। फिर लेवोसियर के बाद 19वीं शताब्दी में का प्रारंभ हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। 18वीं शताब्दी में लेवोसियर इन्होंने ये कह दिया प्रयोगों द्वारा कि जंतु और वनस्पति स्रोतों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा और साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पे, मतलब जिस स्रोत से वो प्राप्त हो रहे थे उस आधार पे पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है ना। एक कह दिया कार्बनिक पदार्थ। कौन पदार्थ थे? जंतु व वनस्पति से प्राप्त होने वाले पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ कह दिया। कार्बनिक पदार्थ किसे कहा? जो जंतु जगत और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थ थे उनको कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रख दिया। जैसे चीनी है, आपका यूरिया है, एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा? जंतु और वनस्पतियों से। तो इन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रख दिया। फिर दूसरा वर्गीकरण किया इन्होंने कि अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ जो खनिज, चट्टानों, भूगर्भ, निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कह दिया। जैसे आपका NaCl है, HCl है, CaCO3 है, CuSO4 है, आदि जो पदार्थ थे वो पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रख दिया गया। तो बेटा याद रखना, सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का वर्गीकरण या अध्ययन किया था 17वीं शताब्दी में लीमरी ने। कब? 1675 में। और इन्होंने पदार्थ को उनके स्रोत के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन से थे? खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। ठीक है ना। फिर 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी आई और 18वीं शताब्दी में लेवोसियर साहब आए और 1784 में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और ये कहा कि जो वनस्पति और जंतु स्रोतों से पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपल्सरी है, हो गई होगा, और उसके साथ में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर, ये तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा। फिर 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक कार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में वे सभी पदार्थों को रखा गया जो जंतु जगत और वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहे थे, उन्हें कह दिया गया कार्बनिक पदार्थ। ठीक है ना। जैसे आपका चीनी है, यूरिया है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे यौगिक हैं। ठीक है ना। फिर अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में वे सभी पदार्थ रख दिए गए जो खनिजों से, भूगर्भ से, चट्टानों से और जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते थे वे सभी पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में रख दिए गए। ठीक है ना। जैसे आपका NaCl है, HCl है, CaCO3 है और CuSO4 है, आदि जो भी पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जो अकार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रखे गए। ठीक है ना। फिर इसके बाद बेटा ये तो हुई प्राचीन बातें, थोड़ा सा इतिहास हुआ। फिर इसके बाद बर्जीलियस साहब आए। बर्जीलियस जी ने अपना एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है ना। तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी मिटा दें थोड़ा। जी बेटा, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत आया और जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जीलियस ने दिया था 1815 ईस्वी में। कब दिया था बेटा? सन 1815 में। इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था कि जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण केवल जैव शक्ति के प्रभाव से होता है। किससे होता है बेटा? जैव शक्ति के प्रभाव से। और वो जैव शक्ति जो है वो केवल और केवल जीवों के पास उपस्थित होती है या जीवों के पास ही होती है।
जैव शक्ति से क्या होता है, जीव अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं, जो भी अपनी शारीरिक क्रिया है, पाचन क्रिया है, जो भी है वो जैव शक्ति के द्वारा ही संपन्न होती हैं। और इसी शक्ति के प्रभाव से ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और इस आधार पर इन्होंने कह दिया कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो केवल जीवों से ही प्राप्त होते हैं, इन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता या कृत्रिम विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत जो है वो बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत बर्जीलियस ने बेटा 1815 में दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने ये कहा था कि जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, और वह जैव शक्ति जो है वो केवल सजीवों के पास होती है। अतः कार्बनिक पदार्थों को हम जीवों से ही प्राप्त करते हैं, प्रयोगशाला में या कृत्रिम विधि से इसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत जैव शक्ति के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका खंडन ज्यादा दिन तक ये सिद्धांत नहीं चल पाया। 1815 में ये सिद्धांत दिया इन्होंने, और 1828 में इन्हीं के एक छात्र थे, बर्जीलियस के ही छात्र थे वेलर। इन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया, और अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर क्या देखा कि जो प्राप्त पदार्थ था वो यूरिया था। क्या था? यूरिया। और यूरिया बेटा एक कार्बनिक पदार्थ है। जो कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। इसलिए इनको पहला झटका लगा। कब? 1828 में। कब लगा? 1828 ईस्वी में। ठीक है बेटा, 1828। 1815 में बेटा ये सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने, और 1828 में इन्हीं के एक स्टूडेंट थे वेलर। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म किया और देखा कि एक पदार्थ प्राप्त हुआ। जो पदार्थ क्या था? यूरिया था। और यूरिया कैसा पदार्थ है बेटा? कार्बनिक पदार्थ। NH4CnO को गर्म कर दिया तो NH2CO प्राप्त हो गया। और ये बेटा यूरिया है, यह कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण वेलर ने 1828 में प्रयोगशाला में कर दिया था। जब ये बात बर्जीलियस को पता लगी बेटा, तो इनको झटका लगा। क्यों? ये पहले कह चुके थे अपने सिद्धांत में, किस सिद्धांत में? जैव शक्ति सिद्धांत में, कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें कृत्रिम विधि या प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये अपना सिद्धांत दे चुके थे। कब? 1815 में। लेकिन जब 1828 में इन्हीं के स्टूडेंट ने इनका ये सिद्धांत था वो फेल कर दिया, तो इन्हें झटका लगा एक, और इनके सिद्धांत को आघात पहुंचा। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1845 में बेटा कोलवे साहब आए, और कोलवे साहब ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया, और एसिटिक अम्ल भी एक कार्बनिक पदार्थ है। तो जब एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ तो ये सिद्धांत लगभग फेल होने की कगार पे आ गया। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? 1856 में बर्थोले साहब आए, और बर्थोले साहब ने मेथेन का निर्माण कर दिया था प्रयोगशाला में मेथेन का निर्माण कर दिया। और मेथेन कैसा पदार्थ है बेटा? कार्बनिक पदार्थ है। अब 1828 में यूरिया का निर्माण हो गया प्रयोगशाला में। 1845 में कोलवे साहब ने एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया, और 1856 में बर्थोले साहब ने मेथेन का निर्माण कर दिया था प्रयोगशाला में। ठीक है ना। तो बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो गया, और पूरी तरह से बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत फ्लॉप हो गया। ठीक है बेटा। तो इन सब सिद्धांतों के आधार पर, इन सब वर्गीकरण के आधार पर कार्बनिक पदार्थों की एक एडवांस परिभाषा दी गई, या एक आधुनिक परिभाषा दी गई। क्या है वो?
कार्बनिक पदार्थों की आधुनिक परिभाषा या कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। इसके अनुसार कार्बन के यौगिकों, मतलब कार्बन के सभी यौगिक, और उनमें मैक्सिमम यौगिक कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिक, ठीक है ना, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया कि कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन, मैक्सिमम कौन है? हाइड्रोकार्बन, और उनके व्युत्पन्न वे सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें या जिसमें हम इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं या इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इन यौगिकों का, कौन से यौगिक? कार्बन के हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वह शाखा कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कार्बनिक रसायन कहलाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया था लीबनी ने बेटा। लीबनी ने क्या किया था? उन्होंने प्राकृतिक स्रोत के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया था, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जैव पदार्थ, या जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ या जंतु पदार्थ, जंतु पदार्थ के नाम में वर्गीकृत कर दिया था। फिर उसके बाद बेटा लेवोसियर आए। लेवोसियर ने पदार्थों का प्रायोगिक अध्ययन किया और वनस्पति पदार्थ व जंतु पदार्थों को यह कह दिया कि ये मैक्सिमम पदार्थ जो है वो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं, और कुछ में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पदार्थों को 2 भागों में किया गया था, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। फिर बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया 1815 में। इन्होंने यह बताया कि कार्बनिक पदार्थों को केवल जीवों से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवों के पास एक जैव शक्ति होती है जिसके प्रभाव से ही कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा? 1828 में वेलर, जो कि बर्जीलियस के ही एक छात्र थे, इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया था। तो क्या यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है? तो यहाँ से बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत फेल होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। फिर 1845 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया था प्रयोगशाला में, और 1856 में बर्थोले साहब ने मेथेन का निर्माण कर दिया था प्रयोगशाला में, जो कि ये तीनों के तीनों पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है बेटा। तो 1856 तक बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, पूरी तरह से फेल हो गया था। इन सब सिद्धांतों के आधार पर कार्बनिक रसायन की एक आधुनिक परिभाषा दी गई, और क्या क्या कहा गया इसमें कि कार्बन के वे सभी यौगिक, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न और उनसे बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। और रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास का स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? आज की क्लास में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा है बेटा, इतिहास पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है? इतिहास पढ़ा है, ठीक है बेटा। मेरा उद्देश्य है कि हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 से लेकर एडवांस तक सिखाएं, ठीक है, और सिखाकर ही मानेंगे बेटा, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा संकल्प है कि बच्चों की जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समस्याएं हैं उन सभी को हम बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा से दूर करेंगे। इसलिए आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।